वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो ये भी TSSB-PRT का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैंने NIOS के जो नोट्स थे बुक्स थी उससे मैंने नोट्स बनाए हैं, जो कि TSSB-PRT के लिए CDP पार्ट में जो 100 नंबर का होता है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो NIOS से रिलेटेड जो भी पॉइंट होते हैं उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने उसी से ही ये नोट्स बनाए हुए हैं। तो पहला यूनिट है भारतीय शिक्षा व्यवस्था और इसमें टॉपिक है प्राचीन भारतीय शिक्षा। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा कैसी होती थी, इसमें क्या क्या होता है उसमें ये देखेंगे। तो मैंने ऐसे पॉइंट वाइज बनाया हुआ है नोट्स। और तो इसमें पहला पॉइंट है प्राचीन भारतीय शिक्षा किस प्रकार से थी। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा होती थी, उसमें बोला जाता था कि ज्ञान व्यक्ति का तीसरा नेत्र है। और वहाँ पे जो प्राचीन भारतीय शिक्षा होती थी वहाँ पे शिक्षा की स्टार्टिंग मतलब शिक्षा की शुरुआत उपनयन संस्कार से होती थी। किस संस्कार से होती थी? तो उपनयन संस्कार से होती थी। और उपनयन यहाँ पे जो प्राचीन भारतीय शिक्षा थी वो सहशिक्षा थी। इसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही पढ़ते थे। और यहाँ पे निचले स्तर की शिक्षा हर दिन सांसारिक जीवन से गतिविधि पर आधारित होती थी। जो निचले स्तर की शिक्षा का मतलब है जैसे कि छोटे क्लास होते हैं उनकी शिक्षा है जो हर दिन सांसारिक जीवन जो भी वो डेली रूटीन था उनका उससे रिलेटेड उनको सिखाया जाता था। और उच्च शिक्षा में क्या होता था? उच्च शिक्षा जो होती थी उसमें है व्याकरण है, इतिहास है, पौराणिक है, गणित है, वेद है, तर्क आदि का अध्ययन कराया जाता है। तो ये थी प्राचीन भारतीय शिक्षा। किस प्रकार की शिक्षा होती थी? तो इसमें उपनयन संस्कार से स्टार्टिंग होती थी शिक्षा की। और निचले स्तर की जो शिक्षा होती थी उसमें जो अपने डेली रूटीन के काम होते थे या सांसारिक जीवन जो आसपास की जो भी गतिविधियाँ होती थी वो सिखाया जाता था। और उच्च शिक्षा में क्या सिखाया जाता था? तो उच्च शिक्षा में व्याकरण है, इतिहास, पौराणिक, गणित, वेद, तर्क ये सब पढ़ाया जाता था। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा में 4 चरण होते थे। तो 4 चरण मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक है ब्रह्मचर्य श्रम। इसका मतलब होता था कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे मतलब छात्र होते थे उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। फिर होता था गृहस्थ श्रम। तो इसमें विवाहित जीवन बताया गया था। और फिर वानप्रस्थ श्रम था, इसमें सेवानिवृत्त जीवन जीते थे। तो मतलब पूरी उन्होंने अपनी ब्रह्मचर्य श्रम और गृहस्थ श्रम को व्यतीत करने के बाद में ये होता था वानप्रस्थ श्रम। ठीक है। फिर है संन्यास श्रम। और ये वानप्रस्थ के बाद क्या होता था? संन्यास। इसमें लोग हैं जो त्याग कर लेते थे मतलब त्याग देते थे हर चीज़ को, तो सन्यासी बन जाते थे। यहाँ पे शिक्षा स्मृति का यांत्रिक परीक्षण होता था। किस प्रकार का परीक्षण होता था शिक्षा स्मृति का? तो यांत्रिक परीक्षण होता था। यांत्रिक परीक्षण का मतलब होता था जो वेद का अध्ययन करते थे यांत्रिक प्रशिक्षण किसे दिया जाता था? शिक्षा स्मृति का। तो शिक्षा स्मृति का यांत्रिक प्रशिक्षण है जो लोग वेद का अध्ययन करते थे उन्हें प्रदान किया जाता था। क्योंकि उन लोगों पे एक वो था कि उन्हें जैसे पढ़ लेना है, पहले वेदों का अच्छे से अध्ययन कर लेना है, उसके बाद में अपनी पीढ़ी में ये प्रसारित करना है उसको इकट्ठा करके। तो इसीलिए उनको यांत्रिक प्रशिक्षण दिया जाता था। फिर था प्राचीन काल के गुरु की अवधारणा। कॉन्सेप्ट क्या था कि प्राचीन काल में गुरु किस प्रकार से थे, क्या प्रणाली थी, किस प्रकार का वहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया ये देखेंगे। तो गुरुकुल प्रणाली थी। प्राचीन काल में कैसी प्रणाली थी? गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल प्रणाली में छात्रावास है जो मुफ्त होता था, इसके लिए कोई फीस नहीं दी जाती थी। वहाँ पे जो गुरुकुल होता था वहाँ पे जो छात्र रहते थे वहाँ के दैनिक कार्य करते थे उसी में रहते थे। तो वो छात्रावास है जो छात्रों के लिए मुफ्त था। किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी? गुरुकुल पद्धति वहाँ पे थी। बिना भेदभाव के शिक्षा देते थे। जो गुरु होते थे वहाँ पे तो अपने छात्रों को बिना भेदभाव के शिक्षा देते थे। और वित्त भीख भिक्षा होती थी, इन्हें क्या कहते थे? मधुकरी कहते थे। मधुकरी कौन होते थे? तो मधुकरी वो होते थे जो वित्त भीख भिक्षा मांगते थे और इन्हें है ह्यूमिलिटी सिखाई जाती थी, मतलब विनम्रता से किसी चीज़ को मांगना सिखाया जाता था। इन्हें क्या कहते थे? मधुकरी कहते थे। और विद्यादान, इसमें बोला गया था कि विद्यादान है जो सर्वश्रेष्ठ दान होता था। प्राचीन काल में बताया गया कि विद्यादान है जो सर्वश्रेष्ठ दान था। गुरु दक्षिणा है गुरुकुल के लास्ट में दी जाती थी। तो गुरु दक्षिणा कब दी जाती थी? तो जब गुरुकुल ख़त्म हो जाता था, पूरा अपना ये वेद और अध्ययन कर लेते थे, उसके बाद में गुरु दक्षिणा दी जाती थी लास्ट में। और
ऐसा उपहार दी जाती थी। उपहार के रूप में गुरु दक्षिणा देते थे, अपने आप से जो भी आपको सही लगे आप दे सकते हैं। और गुरु को इसमें है वास्तविक विद्वान प्रबुद्ध व्यक्ति माना जाता था। प्राचीन काल में गुरु को है ना वास्तविक विद्वान माना गया है और प्रबुद्ध व्यक्ति भी माना जाता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक के पुत्र या वरिष्ठ शिक्षक के रूप में काम करते थे। जैसे शिक्षक नहीं है वहाँ पे, गुरु नहीं है, तो उनके पुत्र होते थे जो बड़े, और वरिष्ठ मतलब जैसे कि कोई निचली शिक्षा कक्षा में पढ़ रहा है तो उसको जो उसके सीनियर होते थे वो पढ़ाते थे। तो उसमें बताया गया शिक्षक के पुत्र या फिर वरिष्ठ हैं जो शिक्षक के रूप में काम करते थे। मनुकाल इसी में आता है। तो मनुकाल को क्या बोला गया? चतुर्वर्ण होता था। चतुर्वर्ण होता था मनु का काल। इसमें जो सामाजिक व्यवस्था थी तो ये चतुर्वर्ण थी। मनु का काल में सामाजिक व्यवस्था कैसे थी? तो चतुर्वर्ण थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे था। और उसके बाद में इसमें प्राचीन काल में ये आते आते पारिवारिक पेशा बन गया था। पहले सामाजिक व्यवस्था था, अब यहाँ पे कैसा बन गया? पारिवारिक पेशा बन गया था। जैसे समाज में पहले लोग होते थे जो काम करते थे उन्हें कहा जाता था, जो क्षत्रिय थे युद्ध से लड़ते थे, ब्राह्मण है जो शिक्षा देते थे, इस प्रकार के काम करते थे तो सामाजिक हो जाते थे। बाद में ये प्राचीन काल में जब आया तो ये पारिवारिक बन गया। अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका पुत्र है जो वो भी ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होगा, तो इस प्रकार से ये इसमें परिवर्तित हो गया। अब है गुरु के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, भूमिका थी क्या थी, गुरु क्या काम करता था प्राचीन काल में। तो गुरु की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या भूमिका लिखे हुए हैं। तो शिक्षक विद्वान और धर्म प्रचारक मार्गदर्शक होता था। कैसा था शिक्षक? यहाँ पे शिक्षक है जो विद्वान था, धर्म प्रचारक, धर्म का प्रचार करता था, और मार्गदर्शक छात्रों को है जो उनके मार्ग को दिखाता था। और इसमें है जो किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, किस प्रकार से पढ़ाया जाता था। तो व्याख्यान विधि यहाँ पे प्राचीन काल में व्याख्यान विधि द्वारा यहाँ पे प्रवचन देते थे, वाद विवाद होता था और सस्वर पाठ था। जैसे मंत्र उच्चारण होते थे तो यहाँ पे सस्वर पाठ होता था, वाद विवाद होता था, प्रवचन होता था, व्याख्यान। तो ये थी टेक्निक्स, मतलब विधियाँ किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती थी, तो इस प्रकार से प्रदान की जाती थी। ठीक है, यहाँ पे कोई कर लीजिए। कोई यहाँ पे टर्मिनल मतलब कोई टर्म वाइज एग्ज़ाम नहीं होता था, मतलब परीक्षा नहीं होती थी। यहाँ पे एक निरंतर व्यापक आकलन होता था। कैसा होता था? निरंतर व्यापक आकलन होता था प्राचीन भारतीय शिक्षा में। ये याद करिए, इम्पोर्टेंट है। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा में किस प्रकार का आकलन होता था? निरंतर व्यापक आकलन होता था। यहाँ पे कोई टर्मिनल एग्ज़ाम नहीं होता था, मतलब टर्म वाइज जैसे आजकल चल रहे हैं ऐसे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होते थे। कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, गुरु को साबित करना होता था। प्राचीन काल में जैसे कि कोई डिग्री या सर्टिफिकेट जैसे आजकल मिल रहा है कि कुछ भी करते तो डिग्री मिलती है, डिप्लोमा होता है, सर्टिफिकेट मिलते हैं, तो उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे गुरु है जो गुरु को साबित करना होता था कि आपने सारे वेद और ये जो भी शास्त्र थे आप उसमें निपुण हो गए हैं, ऐसा लास्ट में करना होता था। फिर है बौद्ध काल के दौरान शिक्षा किस प्रकार से थी। तो उच्च शिक्षण संस्थान, मठ और मंदिर थे। बौद्ध काल में के दौरान शिक्षा संबंधी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। तो उच्च शिक्षण संस्थान किसमें कराए जाते थे? मठ और मंदिर थे। उच्च शिक्षण संस्थान के लिए मठ और मंदिर बनाए गए थे, उसी में यहाँ पे बौद्ध काल में शिक्षा होती थी। इस काल में अशोक ने बड़े प्रतिष्ठान बनाए। इसका बौद्ध काल में अशोक था राजा, तो उसने बहुत से प्रतिष्ठान बनवाए। प्रवेश किसी का क्लास में एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होता था। जैसे अभी मैंने जो प्राचीन काल वाला पढ़ाया तो वहाँ पे है जो ऐसा कुछ नहीं है कि एग्ज़ाम होता था या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, बट यहाँ पे लिखा है कि बौद्ध काल में अगर आपको किसी भी क्लास में एडमिशन लेना होता था तो वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट देना होता था, जैसे कि आजकल हो रहा है ऐसे ही था तब भी। और प्रमुख शिक्षा स्थल कौन से थे बौद्ध काल के? तो बौद्ध काल के प्रमुख शिक्षा स्थल हो जाते हैं तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, वल्लभी है, नादिया है, कांची है, बनारस। तो यहाँ बौद्ध काल के दौरान ये प्रमुख शिक्षा स्थल थे, इनके नाम याद रखिएगा। और क्वेश्चन भी आते हैं कि प्रमुख शिक्षा स्थल बताइए बौद्ध काल के, तो आप लिख दीजिएगा तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, नादिया, कांची और बनारस। फिर आती है
बौद्ध काल के बाद में मध्यकालीन शिक्षा या इस्लामी शिक्षा से लेकर ब्रिटिश आए थे उसके पहले तक का है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने बहुत डीपली नहीं कराया है, मेन पॉइंट थे वही लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, इनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो मध्यकालीन शिक्षा है जो इस्लामिक शिक्षा से संबंधित थी। तो यहाँ पे मकतब होते थे, मकतब में निम्न शिक्षा होती थी। किस प्रकार की शिक्षा होती थी? निम्न शिक्षा होती थी। तो यहाँ पे जो मकतब लिखा है इसका मतलब होता है कि छोटे बच्चों की शिक्षा। कैसे बच्चों की? छोटे बच्चों की शिक्षा होती है यहाँ पे मकतब में। तो मकतब में कैसे बच्चों की शिक्षा होती थी? तो जो छोटे बच्चे होते थे उसमें जहाँ शिक्षा लेते थे उसे मकतब कहा गया था। मदरसे में उच्च शिक्षा होती थी। जब निचली कक्षाओं को पास करने के बाद जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चा जाता था तो कहाँ जाता था? मदरसे में जाता था। और फिर आती है मस्जिदें। मस्जिदों में क्या होता था? यहाँ पे धार्मिक इस्लामी शिक्षा दी जाती थी। धर्म से संबंधित इस्लामी शिक्षा दी जाती थी मध्यकालीन में। और मौलवी और मुल्ला होते थे इस्लाम मध्यकालीन में, तो वो शिक्षा प्रदान करते थे, इस्लाम से धर्म से संबंधित ही शिक्षा प्रदान करते थे। तो यहाँ पे मेन पॉइंट है, जैसे मकतब है, मदरसा है। तो मकतब है जो छोटे बच्चों जहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे उसे मकतब, और जहाँ पे उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी उसे मदरसा कहते थे। मस्जिद, मस्जिद में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। किसके द्वारा प्रदान की जाती थी? तो मौलवी थे, मुल्ला थे, इनके द्वारा प्रदान की जाती थी। तो ये हो गया मध्यकालीन शिक्षा से संबंधित, जो कि इस्लाम से ब्रिटिश के आने से पहले तक का है। अब है भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति स्वतंत्रता से पहले। जब भारत देश से जो स्वतंत्र नहीं हुआ था और ब्रिटिश आ गए थे, इस्लाम धर्म के बाद में ब्रिटिश आए। तो ब्रिटिश जब शुरुआत हुई तब के बारे में, शिक्षा के बारे में बताया गया है, और ये स्वतंत्रता से पहले तक का है। तो यहाँ पे है जो मिशनरी और चर्च अंग्रेजी, तो यहाँ पे जब मिशनरी और चर्च अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया, तो यहाँ पे जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने पहले मंदिर थे यहाँ पे, तो वहाँ पे फारसी और अरबी में संस्कृत और मदरसा को पढ़ाया। तो ये भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति स्वतंत्रता से पहले का था। इसके बाद है जो 1813 का आज्ञा पत्र, ये सब पढ़ेंगे जो कि पार्ट बी में होगा। तो ये NIOS की बुक्स जो चलती हैं उसी से मैंने ये नोट्स बनाए हैं। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।